Hello dear students, today we are going to start first phylum, that is Protozoa. The word Protozoa was given by Goldfuss, Goldfuss, that is Goldfuss. This Protozoa phylum belongs to Protist. It is not included in kingdom Animalia, but some of the members shows the characters like that of animals. So we also studies in animals, and this is considered as the third largest phylum. Protozoa is considered as the third largest phylum. Let us start with some of the important characteristic feature. हमें ध्यान रखना है इसके कुछ important characteristic feature आपके नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, इनके लोकोमोटरी ऑर्गेन्स और इनका रिप्रोडक्शन जो वाला जो पार्ट है, दूसरा डाइजेशन कैसे करते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. चलिए एक एक करके हम इन पॉइंट्स को लेते हैं. जैसा मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में आपको जब मैंने क्लासिफिकेशन चालू किया था आपको बताया था कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर. तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए, दे आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स विच आर कॉस्मोपॉलिटेंट. कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब होता है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड दे आर मोस्टली एक्वेटिक, फ्री लिविंग और पैरासाइट. तीनों प्रकार के हो सकते हैं. जैसे अमीबा है, अमीबा जो केस होते हैं ये बेटा फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स हैं. मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, ज्यादातर अमीबा जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मैराइन होते हैं एंड सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. एक्वेटिक में भी बेटा मोस्टली मैराइन होते हैं एंड सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर. नाउ एंड पैरासाइट होते हैं, कुछ ब्लड में पैरासाइट हो सकते हैं, एनिमल के बॉडी की सरफेस पर एक्टोपैरासाइट हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट हो सकते हैं एनिमल की बॉडी के इनसाइड. सम ऑफ द प्रोटोजोन्स आर सॉलिटरी, ग्रुप्स में नहीं होते, सिंगल होते हैं. बट द प्रोटोस्पॉन्जिया, वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटोजोन्स विच इज कॉलोनियल इन नेचर. तो हमें ये याद रख लेना चाहिए, प्रोटोस्पॉन्जिया इज कॉलोनियल एंड मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिटरी. अब हम बात करते हैं, एक साइंटिस्ट का नाम है दैट इज कॉल्ड एज डोबेल, DOBELL, दैट इज डोबेल. डोबेल हैज यूज्ड द टर्म प्रोटोजोआ के लिए ए सेलुलर वर्ड का इस्तेमाल किया है डोबेल ने. सबसे पहले तो मैंने अभी आपसे कहा था कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल. और मुझे एक चीज बताइए आप, एक सिंगल सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, दोनों को मिलाकर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोटोजोन्स होते हैं उनमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रिड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, प्रोटोप्लाज्मिक. तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि डोबेल ने आपके ए सेलुलर प्रोटोजोन्स को ए सेलुलर कहा है. ए सेलुलर का मतलब सिंगल सेल. ए का मतलब यहां एब्सेंट नहीं है, आ मतलब सिंगल है. यहां पर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल है. लेकिन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी ऑल द प्रोटोजोन्स परफॉर्म ऑल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस. सभी प्रकार की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आपके प्रोटोजोन परफॉर्म करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो. इसीलिए हम इसे ए सेलुलर कंसीडर करते हैं. तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास यूनिसेलुलर और ए सेलुलर वर्ड दोनों एक साथ इस्तेमाल किया हो ऑब्जेक्टिव में और आपसे पूछा जाए कि प्रोटोजोन्स आर, तो बेटा आपको ए सेलुलर वर्ड का इस्तेमाल करना है, यूनिसेलुलर का नहीं. तो आंसर आपको क्या देना है, ए सेलुलर. ये पॉइंट आपके पास नोट डाउन होना चाहिए. चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की, दैट इज मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोन्स आर मोस्टली एसिमेट्रिकल. ये ज्यादातर एसिमेट्रिकल होते हैं, इनका कोई बॉडी का डेफिनेट शेप नहीं होता. दूसरा, सम ऑफ द प्रोटोजोन्स आर नेक्ड. नेक्ड का मतलब होता है ओनली द आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देयर इज नो कवरिंग ओवर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन कुछ ऐसे जैसे कि सार्कोडियंस, या हम उसी को आपके राइजोपोडन्स प्रोटोजोन्स कहते हैं, जिसमें अमीबा भी आता है, एंटामीबा आता है,
फोरामेनिफर्स आते हैं, रेडियोलेरियंस आते हैं, ये सब बेटा आपके राइजोपोडन्स प्रोटोजुअन्स है। इन राइजोपोडन प्रोटोजुअन्स की बॉडी की सरफेस पर एक प्रोटीन की बनी हुई, प्रोटीन के माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए कवरिंग होती है, जिसको आप पेलिकल कहते हैं। तो पेलिकल क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द प्रोटीन which forms the outer limiting membrane over the plasma membrane. In rhizopodons especially, there are some protozoans in which the outermost covering is called as test or shell, SHELL shell. और ये जो शेल होती है वो या तो सिलिका पार्टिकल की बनी होती है या कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल्स की बनी होती है। तो आपको यहां पर एग्जांपल याद रखना है, रेडियोलेरियंस आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एक्टिनोफ्राइस। एक्टिनोफ्राइस इज द एग्जांपल ऑफ रेडियोलेरियंस, जिसको आप सन एनिमलक्यूल भी बोलते हैं, जिसका कॉमन नेम है सन एनिमलक्यूल। और ये जो रेडियोलेरियंस होते हैं, इनकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग होती है वो सिलिका पार्टिकल की बनी होती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें आपके फोरामेनिफर्स ग्रुप की, फोरामेनिफर्स कोई एनिमल नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ प्रोटोजुअन्स। और आपके जो फोरामेनिफर्स होते हैं, इसका एक एग्जांपल है ग्लोबीजेराइना। ग्लोबीजेराइना, और ग्लोबीजेराइना जो होता है उसमें शेल कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इनके लोकोमोटरी ऑर्गन्स का। यहां पर जो LO लिखा है इसका मतलब है लोकोमोटरी ऑर्गन्स। लोकोमोटरी ऑर्गन्स मेनली 3 प्रकार के होते हैं। फिंगर लाइक आपके प्रोजेक्शंस होते हैं जो साइटोप्लाज्म के मूवमेंट के द्वारा बनते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है? बाय द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। एक बल्जिंग प्रोसेस प्रोट्रूड आउट होती है, इमर्ज आउट होती है, जिसे आप स्यूडोपोडिया कहते हैं। जैसे कि अमीबा में, एंटामीबा में स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं ये ट्रिपेनोसोमा में, यूग्लिना में प्रेजेंट होते हैं, और फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगला है सीलिया, जैसे कि पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं। और आपके स्पोरोजुअन एक क्लास है आपके प्रोटोजुअन्स की। देयर इज अ ग्रुप ऑफ class that is named as Sporozua in which the locomotory organs are absent. किसी भी प्रकार के लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं होते, ना तो स्यूडोपोडिया होता है, ना फ्लैजिला होता है, ना सीलिया होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम स्पोरोजुआ का। तो आपके कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, और इन्हीं लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटोजुआ का, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पर ही हम क्लासिफाई करते हैं प्रोटोजुअन्स को 4 क्लासेस में। एक मैस्टिगोफोरा जिसमें फ्लैजिलेट्स आते हैं, या मैस्टिगोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं इनको। दूसरा राइजोपोडन्स या सार्कोडिना, जिसमें स्यूडोपोडिया आता है लोकोमोटरी ऑर्गन। और आपके स्पोरोजुआ, जिनमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं। और चौथी क्लास है सीलिएट्स, जिसमें हम पैरामीशियम एटसेट्रा एनिमल्स को रखते हैं, जिनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। अगला यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ respiration and excretion in protozoans takes place by general body surface, GBS मतलब general body surface। general body surface का मतलब है by simple diffusion across the plasma membrane। जो ऑक्सीजन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके ट्रांसपोर्ट होती है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, in some protozoans excretion also takes place by contractile vacuole। contractile vacuole जो होते हैं बेटा, ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वाटर फील्ड एक्सक्रीटरी वाटर फील्ड होता है उसके अंदर, contractile vacuole के अंदर। और ये हमेशा आपके प्रोटोजुअन्स के पोस्टीरियर बॉडी के एंड पर फॉर्म होते हैं। कौन? contractile vacuole। contractile vacuole के अंदर एक्सक्रीटरी वाटर होता है, ठीक है। और ये एक्सेस वाटर को प्रोटोजुअन्स की बॉडी से इलिमिनेट करते हैं। इसका मतलब जो एक्सेस वाटर होता है, और एक्सेस वाटर कौन से प्रोटोजुअन्स में बॉडी के अंदर एंटर करता है, सेल के अंदर एंटर करता है, तो आपका आंसर होगा फ्रेश वाटर प्रोटोजुअन्स। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो फ्रेश वाटर प्रोटोजुअन्स होते हैं स्पेशली, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और ये कॉन्ट्रेक्टाइल जो वैक्यूल होते हैं, सीवी जो लिखा हुआ है यहां पर, दैट इज द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सेस आपके वाटर को रिमूव करते हैं, और एक्सेस वाटर के रिमूव की प्रोसेस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इसका मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। ये बात याद रखेंगे। बट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन, ये बात याद रखेंगे। और एक्सक्रीटरी बाय प्रोडक्ट क्या बताएंगे आप? दैट इज अमोनिया। इसका मतलब प्रोटोजुअन्स आर मोस्टली मेनली अमोनोटेलिक।
अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन की। बेटा न्यूट्रिशन होलोजॉइक भी हो सकता है, जैसे हम लोगों में भी होता है। दूसरा सैप्रोजॉइक हो सकता है, जैसे मोनोसिस्टिस में होता है। और होलोजॉइक का एग्जांपल क्या है बेटा? प्रोटोजोन्स में अमीबा। और सैप्रोजॉइक का एग्जांपल क्या बताया मैंने? मोनोसिस्टिस। और बेटा बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा, जैसे कि लिशमैनिया। ठीक है, ये सारे के सारे आपके कौन हैं? जैसे कि प्लाज्मोडियम, ये सब पैरासाइट्स है। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन सेल के अंदर फूड वैक्यूल में होता है। FV लिखा है, दैट इज द फूड वैक्यूल। और फूड वैक्यूल के अंदर सेल के अंदर होता है, इसीलिए इसको इंट्रासेलुलर कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, एक सिंगल सेल है और जब भी इसमें डिवीजन होता है तो इससे आपके 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं माइटोटिकली। इसीलिए क्योंकि यूनिसेलुलर होते हैं प्रोटोजोअन्स और इनमें सोमेटोप्लाज्म और जर्म प्लाज्म का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसीलिए बेटा जो प्रोटोजोअन्स है उसकी कभी भी नेचुरल डेथ नहीं होती। और जब किसी एनिमल्स की नेचुरल डेथ ना हो तो हम इसे इमोर्टल कहते हैं। तो प्रोटोजोअन्स आर इमोर्टल। लास्ट एंड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज रिप्रोडक्शन। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन कैसे होता है तो आप क्या बोलेंगे? ओनली एसेक्सुअल, ऐसे आप बताएंगे, ओनली एसेक्सुअल। और एसेक्सुअल भी 3 प्रकार से होता है। बाइनरी फिजन के द्वारा हो सकता है, मल्टीपल फिजन के द्वारा हो सकता है, बडिंग के द्वारा। बडिंग किसमें पाई जाती है बेटा? कौन से प्रोटोजोन्स में? तो आप बता सकते हैं जैसे एफिलोटा में। एफिलोटा एक एग्जांपल है प्रोटोजोन्स का। इसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन होता है। और बाइनरी जो फिजन होता है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो हमें याद रखना है कि सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में प्रेजेंट होता है, एग्जांपल याद रखना है। दूसरा बेटा ट्रांसवर्स जो बाइनरी फिजन होता है इट ऑकर्स इन पैरामीशियम। और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है बेटा आपके यूग्लिना एंड ट्रिपैनोसोमा, उसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। अब बात आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी है जैसे कि पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम में आपको याद रखना है, जब हम उसकी लाइफ साइकिल पढ़ेंगे डिसीज वाले चैप्टर में, तो वहां पर हम पाते हैं कि प्लाज्मोडियम में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। और गैमेट का फॉर्मेशन तो आपको पता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की, और ये गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं। तो इस प्रकार की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी प्रकार से जो पैरामीशियम होते हैं, पैरामीशियम में 2 एडल्ट पैरामीशियम जो सेम स्पीसीज को बिलोंग करते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं तो 2 एडल्ट पैरामीशियम इस तरीके से आपके एक दूसरे के साथ में फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सिनगैमी। और इसके बाद दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है और दोनों का साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ मिक्स होता है, जिसको साइटोगैमी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट इनकी जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसकी मिक्सिंग होती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी कंसीडर करते हैं जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसका जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज होता है। तो यहां पर हो रहा है प्लाज्मोडियम में, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो प्लाज्मोडियम में कौन सी प्रोसेस पाई जाती है? सॉरी, प्लाज्मोडियम में नहीं, पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होता है। और पैरामीशियम में कॉन्जुगेशन होता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा? कॉन्जुगेशन। और आपके जो गैमेट के फ्यूजन की प्रोसेस होती है उसको हम सिनगैमी कहते हैं। और गैमेट का फॉर्मेशन कहां हुआ था? प्लाज्मोडियम में। तो प्लाज्मोडियम में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है सिनगैमी के द्वारा। इतने फॉलोइंग कैरेक्टर्स जो हैं ये हमें प्रोटोजोआ में नीट के लिए याद रखने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन देखेंगे अगले वीडियो में, लेक्चर में। तो यहां पर हम इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर को खत्म करते हैं। थैंक यू बेटा।